क्योंकि ये उष्ण प्रकृति का होता है। अम्ल जो ये मधुर और लवण जो है वो इसमें से मधुर होता है शीत, ठीक है, अम्ल होता है कैसा, उष्ण, और लवण भी होता है उष्ण। तो हमने बोला कौन कौन से शमन करेंगे यहाँ पे, मधुर, अम्ल और लवण, यानी कि स्वादु, अम्ल और लवण तीनों। देखो कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, है ना, ये चीज़ आपको सेकेंड ईयर में भी बाद में अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ये मैं रीज़न बता रही हूँ, वैसे रीज़न आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है कि स्वादु हमने पढ़ा था, वो कैसा था, शीत था, है ना, शीत था। लेकिन ये क्या है, ये गुरु होता है। गुरु होने की वजह से, क्योंकि ये गुरु बहुत ज़्यादा होता है, हमने अभी देखा था ना, बलवान, सबसे ज़्यादा बलवान ये होता है, इसलिए ये वात का शमन करता है। फिर ये अम्ल, तो अम्ल कैसा होता है, अम्ल को लघु बोलते हैं हम लोग, है ना, कि अम्ल जो होता है लघु होता है। ये लघु क्यों होता है, या इसका रीज़न आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इनका जो महाभूति संगठन देखना कि कौन सा रस किन किन महाभूतों से बनता है, उससे आपको पता चलेगा कि ये शीत क्यों है, ये उष्ण क्यों है, ये लघु क्यों है, ये गुरु क्यों है। अगर आपको नहीं पता होता है, आपके पास मैटर नहीं है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो अम्ल जो रस है वो अपना लघु है, और लघु होने की वजह से ये इसको वात को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये वात को कम करता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत उष्ण होता है, उष्ण प्रकृति में होता है। हमने देखा है कि वात का गुण शीत होता है, तो अगर उष्ण का यूज़ करेंगे तो वात शांत हो जाएगी। उसके बाद में क्या आता है, लवण। लवण देखो, लवण उष्ण भी होता है और लवण गुरु भी होता है, तो ये सबसे ज़्यादा वात शामक जो रस होगा ना, वो अपना लवण रस होगा। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे, तो वात वाला समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में क्या बात आती है, कफ की बात आती है। तो कि कफ के लिए क्या ट्रेंड चलता है भाई, कि ये देखो ये चलता है तिक्त, उष्ण और कषाय, तिक्त, उष्ण और कषाय। तिक्त, उष्ण और कषाय, जो वात के उल्टा होता है। देखो एक चीज़ होती है कि वात और कफ जो होते हैं ना, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो चीज़ वात को बढ़ा रही है वो कफ को कम करेगी, है ना, एंड वाइस वर्सा होता है। तो हमने देखा वात को शमन करने वाले रस कौन से थे, मधुर, अम्ल और लवण। तो ये क्या करेंगे, यही वात को, कफ को बढ़ाएंगे। और कटु तिक्त कषाय जो हैं, ये जो कटु तिक्त कषाय हैं, ये क्या है, ये कफ को कम करने वाले होंगे, तो ये वात को बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ गए। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। आपको जो याद करना है अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पर, वो बस यही है कि जहाँ जहाँ वात आ जाता है, अगर उसकी शांति करनी है तो किससे करो, माल से करो। वात वाले को माल दे दो, मधुर, अम्ल, लवण। इसके केस में स्वादु, अम्ल, लवण। ठीक है। फिर कफ अगर आ जाता है, कफ से के, कफ के से शुरू होता है था, तो ये भी के से शुरू होगा, तो कटु तिक्त कषाय होता है। लास्ट वाले तीनों, जो स्टार्टिंग वाले तीनों हैं वो वात का शमन करेंगे, लास्ट वाले तीनों हैं, कफ देखो हमेशा भारी होता है इसलिए नीचे रहता है, तो कफ वाले किसका, कफ का शमन कौन करेगा, कटु तिक्त कषाय। और पित्त का कौन करेगा, जो बच गया, मधुर, तिक्त और कषाय। यहाँ पे ये मधुर, तिक्त और कषाय इसलिए करते हैं क्योंकि ये शीत प्रकृति के होते हैं। बाकी जितने भी है ना, ये अपना अम्ल हो गया, लवण हो गया, ये सब उष्ण होते हैं। तो उष्ण होगा वो तो पित्त को और ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि तो पित्त तो खुद अग्नि है, इसलिए हम उष्ण का यूज़ नहीं करेंगे। ये मधुर, तिक्त और कषाय तीनों शीत रस होते हैं, इसलिए ये पित्त को शांत करते हैं। ठीक है, ये कोटेशन सभी को याद करना है। इस कंसेप्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, अब चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि जो हमने दोष पढ़ लिया, हमने धातु पढ़ लिया, हमने मल पढ़ लिया, फिर रस पढ़ लिया, दोष का रस से रिलेशन भी पढ़ लिया। अब एक बढ़िया चीज़ बता रहा है कि चलो अगर आपको चिकित्सा करनी है ना, या फिर आप खाना वाना जो खाते हो, तो द्रव्य जो है, द्रव्य वो कितने टाइप का होता है, द्रव्य मतलब मैटर कोई भी। ठीक है, तो मैटर कितने टाइप का होता है वो यहाँ पे बताया कि 3 तरह का द्रव्य होता है। ये क्वेश्चन, ये जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि द्रव्य के कितने प्रकार हैं, और ये कोटेशन आपको याद करना है। शमनम, कोपनम, सुस्थाइतम, द्रव्यमिति त्रिधा। सीधा पूछ लेते हैं द्रव्य के टाइप बताओ, तो उस वक्त एकदम याद नहीं आता, तो इसलिए आपको कोटेशन याद करना चाहिए कि जो द्रव्य है हमारे पास वो 3 तरह का होता है। या तो वो शमन करेगा, ठीक है, या फिर वो कोपन करेगा, और या फिर वो स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारी होगा। अभी बताते देखो शमन क्या होता है। शमन का मतलब क्या होता है, शमन का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, तो हमने कोई ऐसी चीज़ खाई, है ना, जो क्या कर रही है, दोषों को शांत कर रही है, तो वो उसके अंदर आता है, वो आता है शमन के अंदर। ठीक है, फिर आता है कोपनम, जो दोषों को कोप कर दे, दोषों का प्रकोप कर दे, दोषों को बढ़ा दे, वो क्या कर रहे, वो कोपनम, कोपन द्रव्य के अंदर आएगी। और एक होता है स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारी। स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारी मतलब क्या है कि उसको खाओगे तो ना कुछ इतना ज़्यादा बढ़ेगा, ना कुछ कमी होगी, मतलब जो जैसा है, जिस
जिस रेशियो के अंदर होना चाहिए, दोषों का अनुपात जैसा होना चाहिए वो वैसे ही रहता है ना। समझो, अब शमन के अंदर एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो आपको सर्दी हो रखी है ना, और उसके अंदर आप उष्ण जल लेते हो, तो उष्ण जल क्या करेगा, आपके वात दोष और आपके कफ दोष का शमन करेगा, नाश करेगा। क्यों करेगा, कौन से सिद्धांत से करेगा, आप देखो सामान्य विशेष को हर जगह लगा सकते हो आप, कौन से सिद्धांत से करेगा, विशेष से करेगा, क्योंकि कमी हो रही है ना, जहाँ भी कमी होती है उसका हास हेतु विशेषश्च, विशेष कारण होता है। विशेष क्यों होता है, क्योंकि वात और कफ अपने कैसे बताए थे, शीत थे, दोनों दोनों भाई शीत शीत थे, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, उष्ण चीज़ खा रहे हैं, इसलिए विशेष सिद्धांत से इसको कम करेगा। तो यहाँ पे ये शमन की बात करिए, ये शमन चीज़ हो गई। उसके बाद में कोपन, कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो आपके जो दोष है उसका प्रकोपित कर दे। वही बात लो, मान लो को ठंडी हो रखी है और आप क्या कर रहे हैं, शीत शीत चीज़ें खा रहे हैं, ठंडे ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या करेगी, आपकी कफ और वात का प्रकोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कोपन द्रव्य हो गई जो दोष को प्रकोपित करते हैं। ठीक है, जैसे दूध ले लो, मछली ले लो, तो ये क्या करते हैं, वात दोष का कोप करते हैं। दूध भी कैसा, गुरु जो कच्चा दूध होता है ना, अभिसंधि होता है वो, अभिसंधि मतलब ये कफ को बढ़ाएगा। ठीक है, मछली हो गई तो वो कफ को बढ़ाने का काम करती है। फिर एक आता है स्वस्थ हित, स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारी मतलब क्या है, इसको अपन डेली यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हम डेली यूज़ करेंगे तो भी ना कोई दोष बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ना कोई दोष बहुत ज़्यादा कम होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका एग्जाम्पल लिखो, आंवला, आंवला हो गया, मधु हो गया, उसका नित्य सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के द्रव्य होते हैं जिनको एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया। ये तीनों जो है क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो इस क्वेश्चन को, इस पूरे कोटेशन को आप लर्न करेंगे सारे। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आएगी, ये डीजी से रिलेटेड, द्रव्य गुण से। यहाँ क्या बताया है कि वीर्य, वीर्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या है, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृता। वीर्य 2 तरह का होता है। वीर्य का मतलब पोटेंसी समझ लो। ठीक है, कि कोई जो या फिर एक्टिव प्रिंसिपल समझ लो, कोई अपने पास ड्रग है तो वो किस एक्टिव प्रिंसिपल से काम करेगी, कि उसका एक्शन किस तरीके का होगा, वो वीर्य होता है ना। तो यहाँ पे वीर्य के 2 टाइप बताए, तो आप अभी इसको है ना तासीर से समझ लो। तासीर का मतलब समझते हो ना, हम बोलते हैं कि ये समझ खाओ, इसकी जो फ्रूट है इनकी तासीर कैसी ठंडी होती है, खाओगे तो ठंडी लग जाएगी शाम को, इसलिए नहीं खाना फ्रूट्स को। तो ये बिल्कुल वो तासीर वाली ही बात है। तो वीर्य यहाँ पे कैसे बताए कि 2 तरह के वीर्य होते हैं भाई, कौन सा, उष्ण और दूसरा होता है शीत। 2 ही चीज़ हो सकती है, तो वो गर्म होगा। तासीर कैसी होती है, तो वो ठंडा होता है या फिर वो कैसा होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो 2 तरह के वीर्य होते हैं, इसको ध्यान रखना। अब कुछ आचार्य है जिन्होंने 8 भी माने हैं, तो ये सब आपको अभी ध्यान नहीं रखना। अभी आप बस यही देखो कि अष्टांग हृदय में कितने बताए हैं, 2 वीर्य बताए हैं। अब आगे देखो विपाक, विपाक बहुत बढ़िया चीज़ है। विपाक, विपाक का मतलब क्या होता है, पाक का मतलब आप समझ गए, पाक का मतलब होता है डाइजेशन। तो हमने जब इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें क्या बताया था आपको कि धात्वग्नि कैसे काम करती है, जो आहार रस के ऊपर कैसे अग्नि काम कर करके और कैसे धातु को बनाती है, तो वो हमने देखा था। अब उसके ही आगे की जो स्टेज होती है ना, वो विपाक होता है, कि जब आपका खाना है वो डाइजेस्ट हो गया, मतलब स्टमक में गया और अब वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद में उसके अंदर लेटर ऑन उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो हम विपाक के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखो क्या बोला कि त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मक, के स्वादु मतलब मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 तरह के विपाक होते हैं। अब ये 3 तरह के विपाक क्या होते हैं, देखो इसको है ना थोड़ा हम मॉडर्न से कोरिलेट करते हुए चलते हैं, कि यहाँ पे क्या बोला, स्वादु, फिर अम्ल और फिर कटु, ये विपाक बोला है ना। अब इसको आप मेटाबॉलिज्म समझ सकते हो। विपाक से क्या समझोगे, मोटा मोटा जो मेटाबॉलिज्म होता है अपनी बॉडी के अंदर, वो विपाक से ले सकते हो। स्वादु, और स्वादु मतलब मीठा, तो यहाँ पे क्या होता है कि आमाशय जो है उसके अंदर कहीं मधुर रस की उत्पत्ति हो रही होगी, कहीं अम्ल रस की और कहीं कटु रस की उत्पत्ति हो रही होगी, है ना। क्या क्या इसके अंदर साइंस क्या काम करता है, जैसे आप खाना खाते हो तो सबसे पहले अपना पास होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है उसका, ग्लूकोज बनता है कि नहीं, है ना, ग्लूकोज बनता है यहाँ, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं ग्लूकोज। उसके बाद में डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कटु विपाक, इसके अंदर देखो उसके बाद में क्या होता है, अपन फैट का डाइजेशन होता है, तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। को रिलेशन बिठाना देखो। अब
जो हमने मॉडर्न में इसने ये बताया कि भाई देखो पहले ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद में अमाइनो एसिड बनेगा, बाद में ग्लिसराइड्स बनेंगे। तो अपने जो आचार्य हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये जो फैंसी टर्म थे वो नहीं यूज़ किए। उन्होंने बताया देखो भाई ऐसा रस होगा, बता देते हैं कि पहले जो है वो ये मधुर विपाक होगा। मधुर विपाक मतलब मीठा मीठा रस आएगा। तो बोलो ग्लूकोज मीठा होता है कि नहीं होता है ना। फिर ये क्या बोला कि अम्ल विपाक आएगा। अम्ल का मतलब होता है एसिड, तो देखो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड। फिर आता है कटु विपाक, तो या उसको किससे कोरिलेट किया, यहाँ पे ग्लिसरॉल से कोरिलेट किया। तो बोलो है कि नहीं लॉजिक इसके अंदर, है ना। ये चीज़ है विपाक। विपाक का मतलब मेटाबॉलिज्म। तो ये 3 तरीके के विपाक होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना, कोटेशन रहने दो, हिंदी में याद कर लेना कि 3 तरह के विपाक होते हैं। कैसा, मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 विपाक होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बताया, अब आगे गुण की बात कर रहे हैं। जब हम गुण देख रहे थे वात के, पित्त के, कफ के, तो इन्होंने 20 ऐसे गुण बताए कि जो भी चीज़ होती है, हमारे जो भी द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब कोई भी मैटर के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई गुण होता है, और वो क्या है, अपने उस गुण से ही काम करता है। जैसे हमने बताया आपको कि सर्दी हो जाती है तो अपन गर्म पानी पिएंगे, पानी जो कि गर्म हो, है ना, तो उस वात और कफ का शमन करेगा। तो वात और कफ का शमन कौन कर रहा है, वो पानी नहीं कर रहा, उसका अंदर मतलब पानी तो द्रव्य है, तो वो द्रव्य नहीं कर रहा, उसके अंदर जो गुण है, वो गुण क्या है, उष्णता का जो गुण है, वो इस वात और कफ का शमन कर रहा है। समझ गए। तो इस तरीके से जैसे द्रव्य इंपॉर्टेंट था, हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम गुण के बारे में पढ़ेंगे। भाई गुण कितने होते हैं, इसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो देखो गुण कितने हैं, ये टोटल 20 गुण होते हैं। क्या है, इसका कोटेशन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वरना भूल जाओगे, बिना कोटेशन याद किए नहीं होगा। क्या है कि गुरु मंद हिम स्निग्ध स्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणा स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययः। तो इसमें क्या है कि 10 गुण के सेट दे दिए, 10 गुण बताए हैं, और बाकी के 10 इसने बोला विंशति स विपर्यय, आगे वाले जो हैं वो इसके कॉन्ट्रा, जो मतलब इसके अपोजिट वाले जो आते हैं वो आएंगे। तो क्या है, गुरु गुण आप जानते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है, भारी, जो भारी हो, ऐसा गुरु। गुरु गुण किसका था, दोष में, याद करो, गुरु गुण था कफ। बाकी के जो दोनों वात पित्त थे वो भाई भाई कैसे थे, लघु थे। फिर गुरु मतलब हैवी। उसके बाद में आता है मंद। मंद का मतलब क्या होता है, जो स्लो काम करने वाला होता है। तो स्लो वाले कौन थे, अपने कफज प्रकृति वाले, तो ये किसका गुण हो गया, ये कफ का गुण हो गया। ऐसे कोरिलेट करते रहना। फिर आता है हिम। हिम का मतलब होता है शीत, जो ठंडा होता है। तो ठंडे कौन थे, वात कफ ठंडा था, पित्त अग्नि थी, इसलिए पित्त उष्ण था। फिर गुरु मंद हिम स्निग्ध। स्निग्ध, श्लक्षण, रुक्ष और खर मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। ऐसे स्निग्ध हो गया। फिर श्लक्षण, स्निग्ध, श्लक्षण, फिर सांद्र। सांद्र मतलब वो होता है जो थोड़ा सा सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब ऐसा जिसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम हो, कंसंट्रेटेड जो हो, ठीक है, वो सांद्र होता है। सांद्र मतलब सॉलिड, है ना, सांद्र। फिर मृदु। मृदु आप समझ गए, मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। मृदु भी किसका गुण है, याद करो, मृदु। उसके बाद में आता है स्थिर। स्थिर का मतलब है स्टेबल, जो स्टेबल रहता है। स्थिर किसके अंदर पढ़ा था हमने, कि जो कफज प्रकृति वाला होगा वो कैसा होगा, गुरु होगा, बेचारा मंद होगा, धीरे धीरे चलेगा, और चलते चलते थक गया तो रुक जाएगा वहीं पे। तो स्थिर किसका गुण हो गया, कफ का गुण गया। स्थिर मतलब जो स्टेबल रहे, वो ऐसा स्थिर होता है। फिर आता है सूक्ष्म। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण चंद्र मृदु स्थिर। फिर गुणा सूक्ष्म विशदा। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म के साथ में, तो सूक्ष्म क्या हो गया, माइन्यूट, जो बहुत स्मॉल हो, जिसके पार्टिकल स्मॉल हो। तो सूक्ष्म गुण अपना वात का था, हमने वात का देखा था, सूक्ष्म। उसके बाद में विशद। विशद एक ऐसा गुण है जिसको आप भूल सकते हो, इसलिए विशद को अच्छी तरह से याद रखना। विशद मतलब क्लियर होना, जहाँ पे वो चीज़ स्वच्छ होती है। इसका एक उल्टा आता है, उसको हम पिच्छल बोलते हैं, पिच्छल, ठीक है। ये याद करो, जब कफ के गुण पढ़ाए थे तब वहाँ पे मैंने आपको मृत्सन बताया था। मृत्सन का मतलब होता है जो अंगुलियों पे लोगे तो स्टिकी होगा, चिपकेगा। इसी के जैसा एक पिच्छल होता है। पिच्छल क्या होता है, वो भी चिकना होता है, लेकिन वो चिपकेगा नहीं उंगली में, वो स्लाइम ही नहीं होता जिसके ऊपर अपन फिसल जाते हैं, स्लाइम स्लाइम जैसी चीज़, वो पिच्छल होता है। और स्लाइम का ठीक उल्टा होता है विशद। विशद मतलब क्लियर, नॉन स्लाइमी, ठीक है, इसको हम विशद बोलेंगे। तो अब देखो, ये 10 गुण तो आपने पढ़ लिए। अब इन 10 के उल्टे भी होते हैं, तो उल्टे कैसे देखोगे, गुरु है,
गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा, भारी है तो उसका उल्टा लघु हो जाएगा, गुरु। फिर आता है मंद। मंद का उल्टा क्या होगा, मंद मतलब जो स्लो एक्शन करे, तो जो फास्ट क्विक एक्शन करने वाला चाहिए अपन में इसको, तो इसका कौन सा होगा, तीक्ष्ण होगा। तीक्ष्ण मतलब जो क्विक एक्शन ले। किसका गुण था, ये अपने पित्त का गुण था, ठीक है। फिर आता है हिम। हिम मतलब शीत, तो इसका उष्ण आ जाएगा। गुरु, मंद, हिमा, फिर स्निग्ध। स्निग्ध का उल्टा क्या होता है, रुक्ष। अब देखो, स्निग्ध का उल्टा है रुक्ष। फिर यहाँ पे आएगा क्या आएगा, श्लक्षण। श्लक्षण का उल्टा आ जाएगा खर। तो रुक्ष और खर, स्निग्ध और श्लक्षण, ये चारों चीज़ें हमने एक साथ पढ़ाई थी आपको, ठीक है। ये चारों पेयर्स ऑफ कपल है। तो स्निग्ध और रुक्ष साथ साथ रहते हैं, श्लक्षण और खर साथ साथ रहते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। श्लक्षण, उसके बाद में क्या आता है, सांद्र। सांद्र मतलब क्या बताया था, जिसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट है बहुत कम हो, जो सॉलिड हो, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। द्रव किसका होता है, पित्त का होता है। हमने पित्त का नेचर देखा था, सर द्रव, है ना। फिर आता है मृदु। मृदु मतलब जो सॉफ्ट हो, तो इसका उल्टा आ जाएगा कठिन। ये थोड़ा याद करने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, 2-4 दिन लगा करके अच्छी तरीके से याद करना। ये पदार्थ में भी आएंगे और इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि इन सब गुणों की अलग अलग डेफिनेशन होती है, किसको कौन क्या क्या काम करता है। तो आपको नाम तो एटलीस्ट याद हो, है ना, फिर तो डेफिनेशन देखोगे। तो हमने यहाँ पे मृदु कठिन देख लिया। उसके बाद में आता है स्थिर। स्थिर मतलब जो स्टेबल हो, तो चलने वाला कौन सा था, स्टेबल का उल्टा चलने वाला होता है, तो चल इसका हो गया, जो कि वात का गुण है। फिर आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब स्मॉल, तो इसका उल्टा आ जाएगा स्थूल, ठीक है। फिर हमने एक लास्ट जो बचा था विशद, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे तो वो बोला ही था, विशद का उल्टा क्या होता है, पिछिल होता है। तो ये सारे जो 20 के 20 गुण हैं, ये आप सभी लोग याद करोगे और नेक्स्ट क्लास में सुनाओगे, ओके। याद करने की कोशिश करना, इनको इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब ये बता दें हैं कि रोग और अरोग कैसे होता है, मतलब अगर कोई आरोग्य है, अगर किसी के पास कोई हेल्दी है तो वो क्यों है, और अगर कोई डिजीज्ड है तो वो क्यों है। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो कि काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्रकः। काल यानी कि टाइम, है ना। फिर अर्थ, अर्थ मतलब इंद्रियों के अर्थ, यहाँ पे अर्थ का मतलब पैसा नहीं है। काल, अर्थ और कर्मणा, कर्म, इन तीनों का जब हीन, मिथ्या या अति योग हो जाता है, तो वो क्या है, रोग आरोग्य का कारण। ये वो क्या है, रोग का कारण। और अगर इनका समयोग होता है तो वो किसका, आरोग्य का कारण है। देखो समझो इसको क्या है। अपने पास दो चीजें हैं ना, दो सेट है, काल, अर्थ और कर्म, ठीक है। इन तीनों के तीन तीन कॉम्बिनेशंस अपन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक तो इनका अयोग हो जाए, अयोग मतलब ज़रूरत से कम, ठीक है। फिर इनका अतियोग हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। एक होता है मिथ्यायोग। मिथ्यायोग मतलब उल्टा सीधा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। इनका 3 हो गया। अब अगर इनका एक चीज़ और लिखना है यहाँ पे, समयोग। अगर काल, अर्थ और कर्म का अति, मिथ्या और अयोग होता है, तो वो किसका कारण होगा, वो रोग का कारण होगा, ठीक है। ऐसे एक एक है ना, एक फ्लोर चार्ट जैसा बना लेना ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहे। लेकिन इन तीनों का ही अगर समयोग होता है, समयोग मतलब जैसे ये होने चाहिए थे, है ना, टाइम जैसा होना चाहिए था, इंद्रियों का अर्थों के साथ संयोग जैसा होना चाहिए था, और हमारे कर्म जैसे होने चाहिए थे वैसे ही होते हैं, तो उसको बोलते हैं समयोग। तो ये किसका कारण हो गया, ये आरोग्य का कारण होगा। पर्सन के हेल्दी रहने के पीछे ये वजह होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम देखते हैं इनका योग, अयोग्य, मिथ्या योग्य किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन काल, ठीक है। काल का अयोग, फिर अतियोग और फिर मिथ्या योग, है ना। अब देखो, अयोग का मतलब क्या होता है, ज़रूरत से कम। अब जैसे यहाँ पे देखो, सर्दी, राजस्थान है, यहाँ जोधपुर में ही देख लो, तो सर्दी जैसी पड़नी चाहिए ना, वैसे नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती ना, सर्दी हमेशा यहाँ पे कम पड़ती, तो वो अयोग हो गया। तो ये क्या है, काल का अयोग हो गया। कि जैसे अब अभी सर्दी की ऋतु है, फिर भी इतनी ठंडी कहाँ है। यही अगर आप राजस्थान में ही चुरू झुंझुनू सीकर इस जगह जाओ तो बहुत ठंड पड़ रही है अभी वहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं पड़ रही, तो ये क्या है, काल का अयोग हो गया। फिर आता है अतियोग। अतियोग के बारे में तो आपको बताने ही नहीं, जोधपुर की गर्मी फेमस है हमारे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है,
तो जिसकी जो ऋतु है, ऋतु ग्रीष्म ऋतु मान लो चल रही है, उसमें जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसको हम अति योग बोलेंगे। फिर एक आता है मिथ्या योग। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है कि आपने देखा होगा कभी कभी सर्दी के अंदर बारिश हो जाती है। सर्दी के अंदर तो पड़नी सर्दी चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है। गर्मी हो बारिश पड़ जाती है। मर्जी आए जब कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, जिस ऋतु में जो होना चाहिए वो नहीं होकर के कुछ और हो रहा है, तो वो मिथ्या योग है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा, जो कि सच नहीं है। अगर बारिश आ रही है, हम बाहर देखें तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे सर्दियों में, अगर नवंबर के महीने में बारिश आ रही है तो ये थोड़ी बोलेंगे वर्षा ऋतु चल रही है, तो झूठी होगी ना वो। तो वो क्या है, मिथ्या योग हो गया। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब देखो इसको रोग का कारण कैसे हुआ कि अगर है ना सर्दी के अंदर सर्दी नहीं पड़ रही है, मान लो गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उससे भी बीमार होते हैं लोग डिहाइड्रेशन से। अगर सर्दी के अंदर बरसात होने लग जाए तो और ज़्यादा ठंड से लोग बीमार होने लग जाएंगे। तो ये तीनों जो है ये रोग के कारण है। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो तो आरोग्य का कारण है। ठीक है, ये तो काल का हो गया। इसी तरीके से अर्थ का आता है। अर्थ का मतलब ये मैंने आपको बोला कि इंद्रिय अर्थों से है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के अर्थ होते हैं। शब्द किसका अर्थ है, ये श्रवण इंद्रिय का, मतलब कान जो होते हैं अपने, उसका अर्थ है। मतलब कान जो होता है, शब्द अर्थ का मतलब ये होता है कि जो अपना जो कान है वो क्या करता है, श्रवण, सुनने का काम करता है। ठीक है, और किसको सुनता है, शब्द को सुनता है। मैं शब्द बोल रही हूँ जिसको आप सुन रहे हो, तो ये इसके अर्थ का मतलब हो गया है ना। वैसे ही जो अपने नेत्र इंद्रिय है, जो अपनी आईज हैं, उनका अर्थ क्या होगा, उनका अर्थ हो गया रूप। इसका क्या मतलब हुआ कि नेत्र जो है वो रूप, कोई कैसा दिखता है उसको देखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका हीन, अति और मिथ्या योग कैसे होगा। देखो अपन नेत्र इंद्रिय को ही लेके देखते हैं कि एक तो अति योग, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। हीन योग कैसे होगा नेत्र का, कि जैसा नेत्र में दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिला करके आप चश्मे लगाने पड़ रहे हैं आपको, तो वो कैसे, एक तरह की डिजीज़ ही हो गई, नहीं दिख रहा है तो। फिर कुछ क्या है, अति योग। अति योग को एक बार छोड़ा, अपन मिथ्या योग देखते हैं। मिथ्या योग का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं नहीं वो भी दिख रही हैं। किसी को भूत प्रेत दिख रहे हैं, किसी को क्या दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो भी दिख रही है। मिथ्या का मतलब बताया था मैंने, होता है झूठा। झूठा ज्ञान, विपर्य बोलते हैं इसको। मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान। तो जो चीज़ नहीं है वो भी अगर दिख रही है तो वो नेत्र इंद्रिय का मिथ्या योग है। अब आते हैं अपन अति योग की तरफ। अति योग का मतलब आंखों के अंदर टॉर्च डाल दी किसी ने, या फिर हाईवे पे चल रहा है कोई, हाई बीम पे चल रहा है वहाँ पे, तो एकदम अपनी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी जल जाती है तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है ना, वो क्या है, अति योग हो गया नेत्र का। क्या आपने नेत्र से बहुत ज़्यादा काम ले लिया। ठीक है, ये अति योग हो गया। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, ये रोग का कारण है। तीनों चीज़ें रोग करेगी। इसी तरीके से कर्म होता है। कर्म को बिल्कुल ना करना, बहुत ज़्यादा करते रहना, या फिर गलत तरीके से करना, ये तीनों जो है वो रोग के कारण होंगे। तो काल, अर्थ और कर्म, इन तीनों का 3 तरह के योग, कौन सा, हीन, अति और मिथ्या जो योग होता है वो तो होगा रोग का कारण। और इन्हीं का अगर समयोग हो, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, ग्रीष्म में बराबर ग्रीष्म पड़े, गर्मी पड़े, सर्दी में बराबर सर्दी पड़े, तो वो किसका कारण है, वो है अपने आरोग्य का कारण। ठीक है, अब ये फालतू की चीज़ लग रही होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, रोग का कारण क्या है, आरोग्य का कारण क्या है। तो आपको अगर कोटेशन याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। चरक में वापस पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या बता रहे हैं कि रोगस तो दोष वैषम्यम, दोष साम्यम, आरोग्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क करके रख लो। या आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये किसकी लाइन है, सीधा ही दे देते हैं। जब अभी तो आपको सिर्फ ये वाग्भट्टी पढ़ना है, फिर जब आप चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर सब कुछ पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसकी लाइन है। ठीक है, तो इसको पहले से हाईलाइट कर दो और साइड में लिख लो पीजी, है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है अभी आपके। क्या बोला कि दोष वैषम्यम, जो हमने दोष पढ़े थे, दोष धातुमल। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, जो दोष बोला है ना, ये दोष एक व्यापक टर्म है, एक इनॉमस चीज़ है। मतलब क्या है, दोष का मतलब सिर्फ वात पित्त कफ से नहीं है। यहाँ पे दोष का मतलब दोष भी है, धातु भी है और मल भी है। इन तीनों के लिए बोला है कि अगर रोगस तो क्या है, दोष वैषम्य, अगर इनके अंदर विषमता आ जाए, मतलब वात पित्त कफ जिस अमाउंट में होने चाहिए वैसे नहीं है, या फिर सातों धातुएं जिस अमाउंट में बननी चाहिए वैसे नहीं बन रही, कम ज़्यादा बन रही है ना, मल कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या है, किसका कारण है, वो रोग का कारण है।
तो रोग का पहला कारण हमने क्या देखा था कि काल अर्थ कर्मणा हीन मिथ्या अति मात्रा का, इन तीनों का हीन मिथ्या अति मात्रा में योग, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई कि अरे अच्छा देखो हमने दोष धातु मल पढ़े थे ना, इसका अगर विषम रूप में योग हो जाए, अगर ये विषम हो जाए तो भी वो रोग का कारण है। तो हमने दो रोग के कारण पढ़ लिए हैं अभी, ठीक है। तो अरोग्यता क्या है कि दोष सम्यम अरोग्यता, कि जैसे ये हैं अगर वैसे ही बने रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो क्या है, आरोग्य का कारण है। तो हमने दो कारण देख लिए रोग के, दो कारण देख लिए आरोग्य के। कल मैं आपसे पूछूंगी कल से कि रोग के कारण बताओ और आरोग्य के कारण बताओ। उसके बाद में क्या है कि रोग जो हैं, अब हमने रोग देख लिया, तो रोग क्या है, रोग के भी दो टाइप बता दिए कि भाई जो हमारे रोग हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है निज, एक होता है आगंतुज। निज और आगंतुज क्या है, इसको समझो। चरक में भी आएगा, चरक निदान में आएगा, सेकेंड ईयर में आएगा, तो ये हर जगह, ये आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। अष्टांग के ये कंसेप्ट है ना, कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आएंगे आगे। तो आप पहले से इसको क्लियर करते चलो। निज से मतलब क्या समझते हो, निज के मतलब खुद का है ना, निज मतलब अपना, और आगंतुज मतलब आगंतुक, जो बाहर से आया हो, है ना। तो ये कुछ इसी तरीके से होता है। तो देखो क्या है कि निज आगंतुक विभागे न तत्र रोगा द्विधा स्मृता। निज मतलब खुद का, तो खुद के शरीर में या फिर खुद के लक्षणों से, ऐसा समझ लो कि खुद के लक्षणों से कुछ आपने उल्टा सीधा खाया और दोष जो है वो प्रकोपित हुए। पहले आपके क्या थे, लक्षण खराब। लक्षण खराब का मतलब आपने जो आहार विहार लिया, वो उल्टा सीधा आहार विहार लिया, उससे आपके शरीर के अंदर दोष प्रकोपित हुए और उससे व्याधि हुई आपको। तो वो क्या है, निज। निज मतलब इसमें निज खुद का फॉल्ट है, आपके आहार विहार से पहले दोष प्रकोपित हुए, ये ध्यान रखना, इसको मार्क करना कि पहले दोष प्रकोपित हुए बाद में व्याधि हुई। क्यों, मैं भी बताऊंगी इसका रीज़न। पहले दोष प्रकोपित हुए बाद में व्याधि हुई, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आगंतुज जो है, आगंतुज मतलब बाहर से आया, तो रोग ही बाहर से आया है वो, उसमें पहले दोष वोष प्रकोपित नहीं, उसमें अपना फॉल्ट ही नहीं था। मैं तो रास्ते से जा रहा था और किसी ने मान लो टक्कर मार दी मुझे, टक्कर मार दी तो क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया, तो रोग तो हुआ ना। अब इसमें आप क्या बोलोगे, कौन सा दोष आपका प्रकोपित हो गया, इसमें तो आपके नसीब ही खोटे थे, इसमें आपके लक्षण खोटे थे और इसमें आपके नसीब खोटे हैं, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। तो आगंतुज में क्या हुआ, खराब नसीब की वजह से आपको आकर किसी ने मार दिया, मार दिया और आपको आ गया फीवर। थप्पड़ मारने से फीवर आता है ना, अभिघात ज्वर होता है एक, ठीक है, वो फीवर आ गया। और एक आपने अंट शंट चेपा पहले बाहर जाके, उसके बाद में आपको फीवर आया। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि पहले के अंदर तो आपने खाया, फिर दोष प्रकोपित हुआ, फिर व्याधि हुई। इसमें क्या है, पहले व्याधि हुई आपको, पहले बीमार हो गए, बाद में दोष प्रकोपित होते हैं। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइड में लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ये चीज़, है ना। आप सेकेंड ईयर में आओगे तो शायद आपको कोई बताए, कभी कभी नहीं भी बताते। क्या है, हमने रोग दो तरह के देखे। पहला था निज, जो आपके खराब लक्षण की वजह से था। फिर क्या है, आगंतुक, जो आपके खराब भाग्य की वजह से था। तो निज के अंदर क्या था, पहले दोष प्रकोपित हो रहा था, दोष पहले प्रकोपित हो रहा है। आगंतुक के अंदर व्याधि पहले हो रही है, ठीक है। एवी मोड होता है ना टीवी का, ए देखो वी की तरह होता है, तो एवी से याद कर लेना कि ए के साथ वी आता है, ए के साथ व्याधि पहले आएगी। तो यहाँ तक ये हमने दो रोग देखे। अब क्या है, अच्छा देखो, कि अब ये रोग हमने देखे, ये रोग दो तरीके के होते हैं। तो ये रोग होते कहाँ पे हैं भाई, अभी इसका तो आंसर कोई भी कर सकता है कि भाई जो डिजीज़ होती है वो कैसी होती है, दो होती है, एक तो फिजिकल होती है या फिर साइकोलॉजिकल होती है। तो रोग के अधिष्ठान भी कौन से हो गए, एक तो शरीर हो गया और दूसरा मन हो गया। तो दो जो है वो रोग के अधिष्ठान होते हैं। अब देखो यहाँ पे SM लिख करके तो ऐसे लगाना, आत्मा लिख करके, ए फॉर आत्मा लिख करके क्रॉस कर देना। ये क्वेश्चन है ना, MCQs में पूछा जाता है, क्या आत्मा रोग का आश्रय है, क्या आपकी आत्मा कभी बीमार पड़ती है। तो इसका आंसर है नहीं, आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती। निर्विकारो परत स्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय, ऐसे करके एक रेफरेंस आता है इसमें आत्मा के बारे में कि आत्मा कभी भी बीमार नहीं होती, ठीक है। तो शरीर और मन जो है वही रोग के अधिष्ठान है, वही बीमार होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, तो शरीर के जो जो दोष हैं जिसकी वजह से बीमार होते हैं वो तो यहाँ पे पहले बता दिए। अब यहाँ पे मन के बताए नहीं, तो किसी ने पूछा जो गुरुजी मन के बताओ, तो क्या, अच्छा चलो बताते हैं कि मन जो बीमार होता है वो किसकी वजह से होता है, दो चीज़ों से होता है। ये दो दोष जो होते हैं कि कौन से, रज और तम, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। रज और तम से कैसे बीमार होते हैं, तो रज और तम जो है ये दो मानसिक दोष हैं, इसकी वजह से मानसिक डिसऑर्डर होते हैं। और शारीरिक डिसऑर्डर किससे होते हैं, वात पित्त और कफ से होते हैं, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या बोला है
कि अब यहाँ पे आपने दोष धातु मल देख लिया, मतलब नॉर्मल जो फिजियोलॉजी थी वो आपने देख ली, फिर आप बीमार भी हो गए, आपने निदान सेवन भी कर लिया, 2 कारण भी थे आपके रोग के तो वो भी आपने देख लिए, उससे बीमार भी हो गए। अब चिकित्सा, अब रोगी के पास रोगी आएगा ना आपके पास में, तो क्या करोगे? तो आपको रोगी का क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, तो परीक्षा करनी पड़ेगी। तो क्या है कि 3 तरीके से कर सकते हो आप परीक्षा। किसकी परीक्षा? रोगी की परीक्षा। देखो 2 चीज़ें आएगी, एक तो आएगी रोगी की, एक अभी आगे पढ़ाएंगे आपको रोग की परीक्षा। रोग की हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रोगी की परीक्षा। ये रोगी की परीक्षा 3 तरीके से करो। कैसे? DSP, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट है ना ऑफ पुलिस। कैसे करो कि दर्शन स्पर्शन और प्रश्न परीक्षेत च रोगिणम, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद कर लो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। दर्शन प्रश्न स्पर्शन कैसे करो कि दर्शन, पहले सबसे पहले जब रोगी आएगा आपके ओपीडी में एंटर होता है तो आप कैसे देखो, पहले उसको अपीरियंस देखो किस तरह का है, रोआ रोआ आ रहा है ना, प्रकृति भी बता सकते हो आप, गेट कैसा है उसका, गेट मतलब जो चल के आ रहा है वो किस तरीके से चल के आ रहा है। अगर हाथ को, अगर पेट पे हाथ रख के आ रहा है, सिर पे हाथ रख के आ रहा है, पेट पे हाथ रख के आ रहा है तो पेट में दर्द हो सकता है, सिर पे हाथ रखे तो सिर में दर्द हो सकता है, लड़खड़ा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है या बिना कॉन्फिडेंस मरी मरी शक्ल देख के आ रहा है, तो ये सारी किस्में ये आपके दर्शन में ही क्लियर हो जाएगी। फिर क्या बैठेगा, आप कहोगे चलो जीभ दिखाओ, आँख दिखाओ, तो ये सारी अपन करते हैं ना सारे एग्जामिनेशंस, तो किसके अंदर आ जाती है? दर्शन के अंदर आ जाती है। फिर क्या है? फिर स्पर्श, तो हम स्पर्श करके इसको देखेंगे कहीं फीवर तो नहीं है। एक तो फीवर में करते हैं, दूसरा किस में देखते हैं? आयुर्वेद में हम नाड़ी देखते हैं, जो रेडियल आर्टरी है हम उसको पल्पेट करते हैं तो हम नाड़ी देखते हैं उसमें, तो नाड़ी से स्पर्श की परीक्षा, स्पर्श से नाड़ी की परीक्षा हो जाएगी। फिर लास्ट में आता है प्रश्न, फिर हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ये ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है ना प्रश्न परीक्षा के अंदर, तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये। तो आप ये याद रखो कि जब रोगी की परीक्षा करनी है तो हम 3 तरीके से करते हैं। कैसे? दर्शन स्पर्शन प्रश्न, DSP से करते हैं कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम, ठीक है। अब आगे आता है, ये क्या थी? ये रोगी की परीक्षा थी। अब हम आपको रोग की परीक्षा बताएंगे कि इसको डिजीज़ क्या है वो कैसे पता करें। ये तो हमने रोगी के अंदर देखा। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो क्वेश्चन है ना ये कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं और ये MCQ में भी पूछ सकते हैं कि इसमें से रोग कौन सी है और रोगी कौन सी है। तो देखो दर्शन स्पर्शन प्रश्न, तो हम रोग को थोड़ी देखेंगे या रोग को थोड़ी स्पर्श करेंगे कि बुखार है तेरे को हाथ लगा के देखता हूँ, कि बुखार को हाथ लगाया है ना, डायरिया है तो तुम डायरिया को हाथ लगा के देखेंगे, या डायरिया से क्वेश्चन थोड़ी करोगे। क्वेश्चन किससे करोगे आप? रोगी से करोगे। इसलिए DSP किसके अंदर आता है? ये रोगी के अंदर आता है। DSP साहब जो है वो बीमार थे, ठीक है। अब आगे जो आएगा निदान पंचक, वो रोग की परीक्षा होगी। तो देखो क्या है निदान पंचक, ये रोग की जो परीक्षा है कि 5 तरीके से करते हैं हम। क्या है कि रोग को समझने के लिए पहले देखो निदान, फिर आता है प्राक रूप, फिर आता है रूप, फिर है उपशय और लास्ट में आता है अपने संप्राप्ति, ठीक है। इस सब को, ये जो पूरा है ना, इसको हम निदान पंचक कहते हैं। इसको आगे लिख लेना है यहाँ पे कि इसको हम निदान पंचक कहते हैं। पंचक क्यों? क्योंकि निदान से स्टार्ट होता है और ऐसे 5 चीज़ें अपने पास आती है जिससे हम रोग का कन्फर्मेशन करते हैं कि इसको ये डिजीज़ है। सबसे पहले निदान, निदान का मतलब क्या होता है? हेतु, हेतु लिखो या फिर कॉज लिखो, कॉज ऑफ डिजीज़। तो हम उससे पूछेंगे, जैसे बुखार का अगर पेशेंट आया हमारे पास कि साहब फीवर हो रहा है, तो आप क्या पूछोगे? खाए थे कुछ आइसक्रीम वगैरह, कुछ खाए अंशंट, बताओ, ठीक है। तो वो बताएगा हाँ हाँ बिल्कुल खाए थे, ठंडे जूस पी लिए थे शाम को। तो वो क्या हो गया? वो उसका कॉज हो गया, तो हमें निदान पता चल गया। तो हमने जैसे पता चला कि अच्छा ये ठंडा खाया था इसकी वजह से इसको ज्वर बिल्कुल हो सकता है, तो ये क्या है? निदान मतलब हेतु मतलब कॉज। फिर आता है प्राक रूप, प्राक रूप यहाँ पे लिखा है ना प्राक रूप। प्राक रूप कैसे बना है? देखो प्राक प्लस रूप, प्राक मतलब पहले और रूप मतलब लक्षण। यहाँ पे ये हिंदी में देखना रूप और लक्षण अलग अलग लिखा हुआ है, वैसे रूप और लक्षण एक ही होता है, ठीक है। तो लक्षण मतलब डिजीज़ के जो सिम्टम, साइन एंड सिम्टम आने से पहले के जो लक्षण होते हैं उसको हम प्राक रूप कहते हैं। जैसे मान लो ज्वर ले लो, ज्वर का मतलब फीवर, फीवर का लक्षण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया होता है। अब हाइपरथर्मिया से पहले भी तुम ध्यान देना, मम्मी को पता चल जाता है कि बुखार आने वाला होता है ना, सबको पता चलता है। जो जो आपकी माँ होगी उनको पता चलेगा कि आपको अब बीमार होने वाला है और बुखार आएगा। कैसे कैसे पता चलता है? ऐसी कौन सी टेक्निक है उनके पास? तो वो क्या देखती है? उनको पता है कि प्राक रूप क्या होता है, शी नोज। वो प्राक रूप देख करके बताती है क्या?
प्रागरूप, ज्वर के प्रागरूप क्या होते हैं? अरुचि हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, सिर भारी होगा, किसी किसी को जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, तो हमें लगता है कि चलो बुखार आने वाला है। तो बुखार अभी आया नहीं है, हाइपरथर्मिया भी हुआ नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जो साइन टेम्परेचर बढ़ने से पहले आए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रागरूप बोलेंगे। तो जैसे ही अरुचि होने लग जाती है, या फिर कहेंगे हम मम्मी भाई गले में दर्द हो रहा है या जुकाम हो रहा है, तो ये किसके सिम्टम्स हैं? ये सिम्टम है, ये पूर्व रूप है किसके? कि अब आपको ज्वर होने वाला है या फीवर होने वाला है, तो इसको हम प्राक रूप बोलते हैं। तो कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उसको ये चीज़ें मिलेगी, तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ भाई अब इसको क्या है? ज्वर होने वाला है, फीवर होने वाला है, तो हम पहले से ही इसकी मेडिसिन शुरू कर देते हैं ताकि इसकी जो सिम्टम आए ना और ये जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, जो निदान पंचक है ना, इसमें अगर निदान की स्टेज में या प्राग रूप की स्टेज में, रूप की स्टेज में अगर अपन चिकित्सा करते हैं, जितनी पहले अपन ट्रीटमेंट देंगे उतना रोग जो है वो सुख साध्य होगा। सुख साध्य का मतलब जल्दी ठीक होगा, है ना। इस तरीके से ये निदान पंचक होता है। क्या है? निदान पढ़ लिया हमने, प्राक रूप पढ़ लिया, फिर रूप मतलब सिम्टम, जो लक्षण आते हैं। रूप और लक्षण ये एक ही है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे आती है, उपशय। उपशय को समझना। उपशय का मतलब क्या है कि ये कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन इससे जो अपना पेशेंट है उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। जैसे क्या है, मान लो फीवर है ना, या फिर गला दर्द कर रहा है ना, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, तो हम उसको क्या बोले, फीवर के अंदर हम उसमें ठंडी पट्टी रख देंगे। ठंडी पट्टी रखते हैं, उससे क्या होता है? फीवर में आराम मिलता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, हटाएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद में वो फीवर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने रूट कॉज पे तो काम किया नहीं, हमने क्या, सिम्टमेटिक चिकित्सा की। तो जो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है ना, उसको आप उपशय से समझ सकते हो, जो कि पेशेंट को अच्छा लगे। इसके अंदर ये, जैसे गला दर्द होता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि गर्म पानी पी लो। अब हमने टॉन्सिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है, वो पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन वहाँ से हटाना था वो तो हमने नहीं हटाया, लेकिन सिर्फ गर्म पानी पीने को बोला। उससे क्या है, जो पेशेंट है उसको थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लो कोई थक गया इंसान, जैसे काश्वास प्रतिशय का है, या फिर दुर्बल शतशीर्ण का पेशेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं? अभ्यंग करते हैं। शतशीर्ण का पेशेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, वो थकावा, इमेसिएशन का पेशेंट होता है, वो थकावा होता है, बहुत वीकनेस होती है, जनरलाइज्ड वीकनेस होती है उसके अंदर। तो उसमें हम क्या करते हैं? अभ्यंग करा देते हैं कि चलो इसको मालिश कर देते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अब उसकी चिकित्सा नहीं है, लेकिन हम करा देते हैं क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, वो होता है उपशय, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख लेना है यहाँ पे। फिर आता है अपना आपत्ति। आपत्ति या फिर संप्राप्ति। सम आता है, सम मतलब सम्यक, सम्यक प्राप्ति किसकी? रोग की। तो रोग जो निदान सेवन जो हमने किया, कॉज से लेकर के आगे पूरा कि किस तरीके से फिर दोष प्रकोपित हुए होंगे, उसके बाद में कैसे वो धातु में आश्रित हुए होंगे, फिर कैसे उन्होंने सिम्टम दिए, ये सारी चीज़ जो इसको हम स्टडी करते हैं ना, वो पूरा प्रोसेस क्या है? वो संप्राप्ति है। अगर मॉडर्न में बोले तो पैथोजेनेसिस। कोई डिजीज़ का पैथोजेनेसिस, कि ये डिजीज़ आपको कैसे हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहेंगे संप्राप्ति, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, निदान पंचक इसको बोलते हैं। यहाँ तक आज की क्लास रखेंगे। निदान पंचक तक आप कंप्लीट पढ़ के आएंगे। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करें, ओके। अगली क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।